हमारी जो देश की सरकार है हम लोगों के वेलफेयर में, हम लोगों के कल्याण में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। कैसे? आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं आज के टाइम में, रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, पार्क डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी सारी वैकेंसीज निकालती है और जिससे हम लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम्स डेवलप करती है, इतने प्रोग्राम लॉन्च करती है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? या सरकार के पे जब चाहे पैसा निकाल ले, वहाँ से बल की तरह तोड़ ले? तो आप इस विषय पे आप सोचते हैं कभी कि सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आता है? नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी आपको अगले क्लासेस में सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार होती है, सरकार के पास भी आमदनी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सरकार जो इनकम अर्न करती है तो उसमें एक मेजर हाथ जो होता है वो टैक्स का होता है। तो टैक्स क्या है? सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत है। जो पब्लिक रेवेन्यू होती है हमारी, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्स का होता है। तो टैक्स क्या चीज? टैक्स इज अ कंपल्सरी बर्डन ऑन पब्लिक, यानी कि पब्लिक पर डाला गया एक अनिवार्य रूप से भार है, जो अगर पब्लिक तो उसके दायरे में आती है तो पब्लिक को वह टैक्स देना होगा। क्या आप लोगों ने कभी टैक्स दिए? आप लोग टैक्स देते हैं? डू यू नो? देखिए, सब लोग टैक्स देते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता कि हम टैक्स दे रहे हैं। इवन मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो भी टैक्स देता है। कैसे? जो उसको इंजेक्शन लगता है ना, जब माँ को इंजेक्शन लगता है, दवाइयाँ दी जाती हैं बच्चे के लिए, तो वो भी टैक्स फ्री नहीं होती। तो हम यही तो बोलेंगे कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो भी टैक्स देता है। बेटा, टैक्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो भारतीय कर व्यवस्था है, जो हमारा इंडियन टैक्स का जो पूरा सिस्टम है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल डिफरेंस आप इस तरह से मान के चलिए। मान लीजिए आप लोग टैक्स देने वाले हैं और मैं गवर्नमेंट, तो आपने सीधे मुझे ही टैक्स पे कर दिया, यानी कि जब वो टैक्स देने वाला व्यक्ति सीधे ही सरकारी खजाने में टैक्स का पैसा जमा कर देता है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। बात समझ आ गई? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सरकार को तो टैक्स दिया जाएगा या और भी कोई बीच में हो सकता है? हाँ जी, जब आप सीधे सरकार को टैक्स ना देकर बीच में किसी मीडिएटर, या आप ऐसे मान के चलिए टैक्स को कलेक्ट करने वाले को टैक्स देते हैं और वो टैक्स आपकी ओर से वह व्यक्ति देगा, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। किसी मीडिएटर, या आप ऐसे मान के चलिए टैक्स को कलेक्ट करने वाले को टैक्स देते हैं और वो टैक्स आपकी ओर से वह व्यक्ति देगा, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए तीन पार्टी हैं, ए बी सी। तो ए ने टैक्स अपना किसको पे किया? बी को। अब बी ने वो टैक्स पे सरकारी खजाने में जमा कर दिया, ये हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे टैक्स आप देखते तो हैं जब आप कोई चीज परचेज करते हैं। आप मान लीजिए कॉलगेट परचेज करने जाते हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप तो जनरली ये देखते होंगे जब उसका एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो भी उसका प्राइस होता है, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि जो आप पैसा पे कर रहे हैं वो कर सहित पे कर रहे हैं। खाली प्रोडक्ट की बात ना कीजिए। अगर आप मान लीजिए कोई मूवी देखने जा रहे हैं, सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, तो जो आप टिकट लेते हैं, तो टिकट का जो प्राइस होता है तो उसमें भी टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है। आप समझ पा रहे हैं? आप कोई भी सर्विसेज अगर ले रहे हैं, आप एयर टिकट ले रहे हैं, रेलवे टिकट ले रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या इंक्लूड होता है बेटा? टैक्स इंक्लूड होता है। लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता। वो हमें इसलिए महसूस नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो केवल प्राइस पे कर रहे हैं, हम प्राइस पे नहीं कर रहे। प्राइस मूल्य के साथ हम क्या दे रहे हैं? टैक्स। तो ये हमारा टैक्स क्या हुआ बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्स आप किसको पे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो शॉपकीपर को या सर्विस प्रोवाइडर को पे कर रहे हैं। अगर आपने दुकान से माल खरीदा, तो दुकान से माल खरीदने में जो आपने उसका मूल्य चुकाया वस्तु का,
तो उस मूल्य के अंदर क्या है बेटा? टैक्स। वो टैक्स आपने किसको दिया? दुकानदार को, शॉपकीपर। अब ये उसकी जिम्मेदारी है, किसकी? शॉपकीपर की, कि वह समय से और नियम से उस टैक्स का पैसा जो आपकी जेब से गया है सरकार को चुकाए। क्लियर बात होगी? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स दो तरह के हो गए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जो हमारा बीकॉम का ये सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर है, इसमें हमें इनकम टैक्स को पढ़ना है। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। कभी आपने सुना है कि आपने इनकम टैक्स शॉपकीपर को दिया अपना, या सर्विस प्रोवाइडर को दिया? नहीं दिया। आप जब इनकम टैक्स देते हैं तो आप कहाँ देते हैं? आप सरकारी खजाने में सीधा इसका पैसा जमा करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा इनकम टैक्स है वो कौन सा टैक्स होता है बेटा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो इनकम टैक्स है इसको कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दो तरह की सरकारें होती है। एक हमारी होती है केंद्र सरकार और एक हमारी होती है राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। कुछ टैक्सेस तो ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। क्या लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। उनका नियम क्या होता है जनरली कि वो, जैसे मान लो यूपी की गवर्नमेंट है तो उसको ये अधिकार है कि वो यूपी के लोगों पर टैक्स लगाएगी। वो ये नहीं है कि बिहार के लोगों पर टैक्स लगा दे, क्योंकि बिहार के लोगों पर टैक्स बिहार की गवर्नमेंट लगाएगी। बात समझ आ रही है? और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसको पूरे देश पर एक साथ लगाया जाता है, तो वो कौन सी सरकार लगाएगी? केंद्र सरकार। कभी आपने सुना है कि यूपी वाले इनकम टैक्स देते हैं और बिहार वाले इनकम टैक्स नहीं देते? ऐसा तो नहीं सुना। यानी कि इनकम टैक्स सभी लोग देते हैं। इनकम टैक्स सभी लोग देते हैं जो उसके दायरे में आते हैं। तो इसका मतलब इनकम टैक्स लगाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। तो आप मुझे ये बताइए कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरी बात, इनकम टैक्स राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। क्लियर? अब इनकम टैक्स है क्या? जैसे नाम से पता लग रहा है, इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स। बहुत सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए, जो आप पूरे वर्ष में, ये ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ष में अर्निंग्स करते हैं, जो पूरे वर्ष में आपने पैसा कमाया है उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सरकारें कैसे चलेंगी, देश कैसे चलेगा? ठीक है। टैक्स की व्यवस्था तो बेटा प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं, मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट हैं तो हमें टैक्स के बारे में अब सुनना है, नहीं। टैक्स की व्यवस्था तो प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। राजा महाराजाओं के समय से टैक्स चलता है। ये सरकार की भी मजबूरी है ना, सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? वो हमारा ही पैसा हमारे विकास पर खर्च करेगी ना। तो इनकम टैक्स क्या हुआ? इनकम टैक्स हुआ पूरे वर्ष में जो आपने अर्निंग की है उस पर जो कर लगाया जाएगा उसको हम आयकर बोलेंगे, इनकम टैक्स को। बात समझ आ गई? एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि ये पूरे वर्ष की जो गणना होती है वो किस तरह से की जाती है, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। देखिए हमारे बेटा दो तरह के ईयर होते हैं। एक ईयर तो हमारा शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, जैन फर्स्ट होता है, जनवरी फर्स्ट टू एंड कहां पे होता है? 31st ऑफ दिसंबर हमेशा। और एक ईयर होता है आपका जो शुरू होता है अप्रैल 1 से और एंड कहां होता है? 31st मार्च। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता है? देखिए ये जो ईयर होता है ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेंडर ईयर। लेकिन जो ये वाला ईयर होता है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हिंदी में बोलेंगे वित्तीय वर्ष।
अगर हम अपने देश की व्यवस्था की बात करें तो हमारे देश में इनकम टैक्स के पॉइंट्स हैं, कैलेंडर ईयर नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा, कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अगर इनकम टैक्स देना है तो आपकी जो गणना होगी, आपकी जो इनकम की कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और वो एंड कहाँ होगा, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च। तो ये जो ईयर होगा ये कंबाइंड ईयर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा अप्रैल से शुरू हुआ 2022 से, कब से शुरू हुआ, अप्रैल 2022 से, तो बेटा एंड कब होगा, मार्च 2023। तो ये वाला जो ईयर होगा इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे दिया जाता है, कैलेंडर ईयर के बेसिस पे कभी नहीं दिया जाता। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात और समझिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी भी 2 कैटेगरी हो जाती है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी भी 2 कैटेगरी होगी, एक होगा बेटा पीवाई यानी प्रीवियस ईयर, और एक होगा एवाई यानी असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीवाई और एवाई? देखिए, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस इस तरह से समझिए, ऐसा तो नहीं होगा जैसे मान लीजिए हम इस साल इनकम कर रहे हैं, ठीक, और सरकार इतनी उतावली है आपसे, कुछ केसों को छोड़कर, कि भैया तुम आज ही तुमने आज इस महीने पैसे कमाए, अभी टैक्स दो। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स तो एंड टू एंड चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना, अभी टैक्स दो। जब आपको 1 साल का टैक्स देना है तो उसके लिए पूरा 1 साल इंतजार तो कीजिए, 1 साल हमें कमाने तो दीजिए। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, पहले आप पूरे साल पैसा कमाएंगे, पहले पूरे साल आप पैसा कमाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले ईयर में उसका टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को देंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने जिस ईयर के लिए इनकम की कैलकुलेशन की उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हमने टैक्स को एसेस किया, एसेस का मतलब निर्धारित किया, जिस ईयर में हमने टैक्स पे करना है उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। जैसे मान के चलिए किसी इंसान ने 2021 से अपना बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल 2021, ठीक, तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा, 2021 से 2022 या 2022 से 2023? बोलिए, वो होगा 2021 से 2022, यानी पूरा साल हमने इसको दिया, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 पर एंड हुआ। ओके, उसके बाद उसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो किस ईयर में होगी, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाला जो ईयर होगा 2022 से जिसको बोलेंगे, उसमें उसकी टैक्स की गणना की जाएगी। यानी कि बात ये क्लियर हो जाती है कि टैक्स आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जो टैक्स पे करेंगे वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का। अगर आपके जैसे 1 फरवरी को आपका बजट आने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी में जो आपका बजट आएगा तो उसमें देखिए जो बजट आता है उसमें सारी बातें मोस्टली बता दी जाती है, फाइनेंशियल बिल जो आता है कि इस साल हमारे टैक्स के क्या रेट रहेंगे, कितने अमाउंट पे टैक्स देना है, कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है। टैक्स के जो अमेंडमेंट होंगे, टैक्स से रिलेटेड जितने भी नियम होंगे वो बजट में पेश किए जाते हैं। तो जो 1 फरवरी 2023 को बजट आने वाला है वो बजट का जो नियम होगा वो नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर पर लागू होगा। यानी कि जो हमारा बजट आएगा 1 फरवरी 2023 को, तो वो नियम कौन सी ईयर के लिए लागू होंगे, 2023 2024। ठीक, अब हमें 2023 और 2024 में जो टैक्स पे करना है वो कौन से ईयर का पे करेंगे, 2021 सॉरी 2022 2023 2022 2023। बात समझ आ गई? तो ये वाला ईयर 2022 और 2023 जो एक तरह से बीत जाएगा या बीतने वाला है, तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रीवियस ईयर। और
जो अपकमिंग ईयर है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, ये कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में गत वर्ष, गत वर्ष। अब बेटा इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। ओके, तो मुझे आप ये बताएंगे कि एक इंसान ने मान लीजिए 1 जुलाई 2005 में बिजनेस शुरू किया, 1 जुलाई 2005 को बिजनेस शुरू किया, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 जुलाई 2005 वाले के उस ईयर के हिसाब से देखिए, उसका जो प्रीवियस ईयर होगा बच्चों, वो 5-6 ही तो होगा भाई। 1 जुलाई 2005 से अपना उसने व्यापार शुरू किया, अब यहाँ से इसने अपना कमाना शुरू किया, अर्निंग शुरू की, तो इसका एंड कब होगा ईयर? 31 मार्च 2006। तो जो उसका प्रीवियस ईयर हुआ वो 2005 से 2006। ठीक। अब ये टैक्स कब देगा, या उसने टैक्स कब दिया? उसने टैक्स पे किया हुआ 2006 से 2007 वाले, ये इसका असेसमेंट है। ठीक है, तो बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो कैलेंडर ईयर में नहीं चलेगा, नहीं चलना। वो हमारा टैक्स सिस्टम फाइनेंशियल ईयर में चलता है, और फाइनेंशियल ईयर भी इस तरह से आपको डिवाइड करने हैं कि फाइनेंशियल ईयर के 2 पार्ट कर देने हैं। जिस साल आपने कमाई की, अर्निंग की, जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर आपको उसका टैक्स पे करना है वो आपका असेसमेंट है। ओके, ठीक। अब दूसरी बात, हमें समझ में आ गया कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाले, थोड़ा सा की पॉइंट समझ लीजिए दोबारा। इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक, इनकम टैक्स को कौन सी सरकार लगाती है? इनकम टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार लगाती है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर नहीं होता, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट ही पे करना है। ओके, इनकम टैक्स लगाने के लिए हमें 1 साल की जनरली इनकम को कैलकुलेट करना होता है, और वो जो 1 साल होगा वो फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा, कैलेंडर ईयर में काउंट कभी नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो अप्रैल से शुरू होते हैं और मार्च पर खत्म होते हैं, एंड होते हैं। और जो हमारे कैलेंडर ईयर होते हैं वो जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर पर एंड होते हैं। उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकम टैक्स के पॉइंट्स। फाइनेंशियल ईयर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मींस जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर मींस जिस ईयर आप टैक्स देंगे, जिस ईयर आप टैक्स को असेस करेंगे। ओके, इसके बाद अब बात ये आती है कि इनकम टैक्स देने के लिए भी कौन सी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। भाई एक क्वेश्चन ये आएगा कि इनकम टैक्स इनकम पर लगने वाला टैक्स है, तो इंसान तो अलग अलग तरह से इनकम अर्न करता है। एक इंसान के बहुत सारे सोर्स होते हैं इनकम अर्न करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जॉब पर है, तो उसको वहां से क्या मिलती है? सैलरी। तो उसकी इनकम का सोर्स क्या हुआ? सैलरी। कुछ लोग जॉब नहीं करते, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस। तो उनको अर्निंग कहां से होती है? व्यापार यानी बिजनेस से। कुछ लोग बिजनेस भी नहीं करते, प्रोफेशन में चले जाते हैं, जैसे सीए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सेवाएं देते हैं, और सेवाओं के बदले उनको फीस मिलती है, तो उनका इनकम का सोर्स ये हो जाता है। कुछ लोगों को आमदनी होती है किराए से, रेंटल इनकम बहुत अच्छी खासी होती है, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है। ठीक है, तो उनसे वो किराए की इनकम को अर्न करते हैं, किराएदार रख लेते हैं और किराए से उनको आमदनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे। इन्वेस्ट कैसे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं या छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स मार्केट में चले जाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, शेयर मार्केट में आप जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी और कैपिटल मार्केट्स होती है, उसमें आपने प्रतिभूतियों में पैसा लगाया, तो वहाँ से उनको तेजी मंदी के व्यवहार की वजह से जब मंदी हुई पैसा लगाया, या मंदी बिना जिस समय पैसा लगाया उसको जब उसका बुल और बियर मार्केट आपने सुना होगा,
तेजी और मंदी, जब अच्छा खासा मुनाफा हो उसको बेच दिया। आपने लैंड परचेज कर ली, जमीन, प्लॉट जमीन, तो आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, मकान खरीद लिया, और जब आपको मौका लगा भी ठीक है इसकी मार्केट वैल्यू, आपने सोल्ड आउट, तो वो भी तो आपकी इनकम का एक सोर्स हुआ नहीं हुआ? तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। इसके अलावा इनकम तो बहुत तरीके से हो सकती है। इनकम के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पर तो हालांकि ब्याज नहीं मिलता, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है बैंक के अंदर, तो बैंक से आपको क्या मिल रहा है? ब्याज। क्या मिल रहा है बेटा? इंटरेस्ट। तो वो भी तो आपका एक मेजर सोर्स हुआ। आपने शेयर खरीदे हुए, आपको लाभांश मिल रहा है, डिविडेंड, ये भी आपका इनकम का सोर्स होगा। आपने कोई बुक लिखी, आप एक राइटर हैं, आपको रॉयल्टी मिली, तो आपको वो भी इनकम का सोर्स होगा। तो इसके अलावा जितने भी इनकम के सोर्स होते हैं, इनकम भी काउंट होगी आपकी, जो आपकी इलीगल इनकम है। जैसे आपने लॉटरी, हालांकि देखिए मैं आपको लॉटरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लॉटरी कुछ राज्यों में, हमारे स्टेट में बैन है, हमारे इंडिया में लॉटरी कुछ स्टेट में बैन है और कुछ स्टेट में वैलिड है। तो कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में लॉटरी को इलीगल बना गया है और कुछ राज्यों में लॉटरी को इलीगल नहीं माना गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इनकम टैक्स के पॉइंट से ब्लैक मनी, व्हाइट मनी सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। जो आपकी और अदर टाइप की इनकम होती है, स्पेकुलेशन, आपने सट्टा खेला, आपने हॉर्स रेस में पैसे लगाए, आपने कौन बनेगा करोड़पति खेल किया है और वहां से आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। आप क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर के रूप में आपको क्रिकेट की अर्निंग हो रही है, फीस मिल रही है क्रिकेट एसोसिएशन से आपको। तो इसके अलावा जितनी भी आपकी इनकम होती है, बहुत तरह की इनकम हो सकती है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझाऊंगा तो वो सारी इनकम एक अलग चैप्टर में डाली जाती है। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको बेटा समझना होगा कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के पॉइंट से इनकम के 5 शीर्षक होते हैं, 5 मुख्य शीर्षक। वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से है। जब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से आपको जो आमदनी प्राप्त होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाती है। नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप व्यापार और पेशे से पैसा कमाते हैं तो वो आपका सेकंड हेड बन जाता है। इसके अलावा तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए, यानी आपको रेंट से जो इनकम हो रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके अलावा नंबर 4, कैपिटल गेन, जो मैंने आपको बताया, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से जो आपको इनकम होती है वो कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगी। ओके। और इसके अलावा जो भी इनकम बची है आपकी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से है। तो आज के लेक्चर में हमने मोटे मोटे तौर पे सब समझ लिया कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसको कौन सी सरकार लगाती है, किस प्रकार का ये कर होता है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए हम कौन कौन से ईयर को काउंट करते हैं एंड, और कौन कौन सी हमारी इनकम होती है जो इसके लिए हमें चाहिए या जिनको हम कंसीडर करते हैं। तो आज का लेक्चर शॉर्ट में ही करेंगे और थोड़ा सा